नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 9 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी का जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि बक्सर का जो युद्ध है वह कब हुआ था। तो बक्सर के अगर हम लोग युद्ध की बात करते हैं तो 22 और 23 अक्टूबर को 1764 में यह युद्ध हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इस युद्ध में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको यहाँ पर लीड किया था हेक्टर मुनरो ने। वहीं पर अगर हम लोग दूसरे साइड की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन लोग थे? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। तो ये 3 लोग और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर प्रश्न पूछा गया कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। तो दीन-ए-इलाही धर्म की बात करते हैं तो बादशाह अकबर के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी 1582 में। कब? 1582 में इस्लाम से अलग इस धर्म की स्थापना की गई थी और इस धर्म का प्रिंसिपल था वननेस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान एक है और इसी के ऊपर अकबर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आज आपको 2 क्लास मिलेगी। पहली जो क्लास है वह दिन में 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगी और दूसरी जो क्लास है वह रात को 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक होगी। दोनों क्लासेस की जो लिंक है वह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो ये जो सारी क्लासेज हैं वह बिल्कुल फ्री हैं और इनरोल करने से पहले आपको यूज़ करना है KV10 कोड। तो अगर आप आने वाले समय में NTPC CBT 2 एग्ज़ाम देंगे या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस क्लास की खास बात यह भी होगी कि क्लास के बाद तुरंत आपको इसकी PDF मिल जाएगी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल नीचे लिंक पर क्लिक करिए, इस क्लास में इनरोल करिए और मिलते हैं हम लोग शाम को 3 बजे। और अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप यहां से कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और अगर आप यूज करते हैं कोड KV10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि और कौन से प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया कि इनमें से यूनेस्को के धरोहर स्थल की सूची में शामिल कौन नहीं है। तो कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, चार मीनार हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई। तो आप सभी को याद रखना है कि जो हैदराबाद का चार मीनार मस्जिद है वह यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा चार मीनार, ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 1591 यानी कि 1591 में मोहम्मद कुतुब शाह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और अगर हम लोग इसके वास्तुकार की बात करते हैं तो मीर मोमिन अस्तरावादी इसके वास्तुकार रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा था। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हमारे देश का स्थान था 63rd, कितना 63वें स्थान पे हमारा देश यहाँ पर रहा था। रिपोर्ट जारी कौन करता है ये भी NTPC में पूछा जा चुका है। तो विश्व बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पहले स्थान पे कौन सा देश था? तो न्यूजीलैंड इसमें था पहले स्थान पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। व्यापार सुगमता सूचकांक को ही हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1931 में हमारे देश में जो पहली बोलती हुई फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम क्या है। तो इस फिल्म का नाम है आलम आरा। क्या नाम है? आलम आरा इस फिल्म का नाम है। निर्देशक की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था, तो आर्देशीर ईरानी के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया था। तो पहली फिल्म कौन सी थी हमारे देश की, तो वो रही है राजा हरिश्चंद्र। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपकी मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं थी और 1913 में इसे रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया जो कि बहुत ही आसान था कि एक्सरे की खोज किसने किया था। तो एक्सरे की जो खोज है वह विल्हेम रोएंटजेन के द्वारा 1885 में किया गया था। कब? 1885 में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन से महापुरुष कटक से संबंधित हैं। तो कटक जो कि आपको मिलेगा उड़ीसा में और यहाँ पर ही जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का
23 जनवरी 1897 को कटक में जन्म हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 23 जनवरी को इस बार एक नया दिवस बनाया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में, तो वो कौन सा दिवस है उसके बारे में आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल है, इसका नाम है हाथी। क्या नाम है? हाथी। बेसिकली जो हमारे यहाँ के एशियन एलिफेंट होते हैं, इन्हीं को 2010 में भारत सरकार के द्वारा नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में घोषित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2009 में हमारे यहाँ पर जो डॉल्फिन होती है उसको राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था, यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा त्यौहार फसल कटाई से संबंधित है, तो हमारे देश में फसल की कटाई से यानी कि हार्वेस्ट से रिलेटेड कई सारे त्यौहार होते हैं, तो यहाँ पर कुछ के नाम मैंने दे दिए हैं, जैसे कि मकर संक्रांति हो गया, पोंगल आपका हो गया, उसके अलावा बैसाखी है, पोंगल आपका तमिलनाडु में होता है, बैसाखी आपके पंजाब हरियाणा वाले रीजन में होता है, ओणम आपका होता है केरल में, बिहू की बात करते हैं तो असम में हो गया, नुआखाई की बात करते हैं तो उड़ीसा में होता है, गुड़ी पड़वा की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में होता है। तो ये जो सारे आपके त्यौहार हैं वे फसल की कटाई से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा था ई नाम पोर्टल से, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वह मुझे नहीं मिल पाया है। ई नाम का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका पूरा नाम है। इसको लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2016 को। कब? 14 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। मुख्य रूप से यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमारे देश के जो किसान हैं उनके कृषि उत्पादों की बिक्री की जाती है, और सरकार ने शुरुआत में इसमें 1000 मंडियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। अब सरकार इसमें 1000 मंडी को और ऐड करेगी। अगला प्रश्न था कि ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो आसान सा प्रश्न है। जो आपकी भूरी क्रांति है वह चमड़े के उत्पादन से संबंधित है। किससे? लेदर प्रोडक्शन से ये आपकी रिलेटेड है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जापान की संसद का नाम क्या है, तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने इससे पहले डेनमार्क की संसद का नाम डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जापान की संसद का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो आज पूछ भी लिया गया। जापान की संसद का नाम है डाइट। क्या नाम है? जापान की संसद का नाम है डाइट। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है रूस की संसद का नाम, इसका भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम है ड्यूमा। एक प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन महान्यायवादी के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है, तो प्रश्न एग्जैक्ट क्या था वह मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं आपको महान्यायवादी यानी कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके बारे में यहाँ पर बताऊं तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है या फिर हाई कोर्ट में उसने 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कार्य किया है, वह भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य है तो वह यहाँ पर महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि नासा का पूरा नाम क्या है, तो नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। हेडक्वार्टर इसका आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। और अगर हम लोग इसके वर्तमान प्रमुख की बात करते हैं तो जिम बिडेनस्टीन इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था डाटा प्रोसेसिंग से, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं मिला है। अगर आप में से किसी को पता है तो वह नीचे कमेंट में बता सकते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ब्रेक्सिट किस वर्ष हुआ था, तो ब्रेक्सिट है क्या? देखिए, एक हमारे संगठन है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन में कुल मिलाकर के यूरोप के 28 देश शामिल थे, और इसमें से जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम है वह अलग होना चाहता था, तो उसी का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक्सिट, यानी कि ब्रिटेन यहाँ पर हो रहा है एग्जिट। तो ये अलग हुआ था ऑफिशियली 31 जनवरी 2020 को, यानी कि पिछले साल आधिकारिक तौर पर ये अलग हो गया था। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ब्रेक्सिट की, तो ये जो पहल है वह जून 2016 में शुरू हुई थी। जून 2016 में वहाँ पर एक रेफरेंडम कराया गया था, यानी कि एक जनमत संग्रह हुआ था, और उसमें 52% लोगों ने यूके के ये सपोर्ट किया था कि हम यूरोपियन यूनियन में रहना नहीं चाहते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्रेक्सिट, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल पेमेंट ग्रोथ के लिए रिपोर्ट जारी की गई थी जनवरी 2021 में, तो इसके लिए बेस ईयर कौन सा डिक्लेयर था, तो याद रखिएगा मार्च 2018 को यहाँ पर एज ए बेस ईयर कंसीडर किया था आरबीआई ने।
और आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल पेमेंट ग्रोथ इंडेक्स था, इसमें कुल मिलाकर के 5 पैरामीटर को इंक्लूड किया गया था, यानी कि 5 पैरामीटर के आधार पर इस रिपोर्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में किस नीति को लागू किया गया था? तो इसे आप सभी लोग जानते होंगे, इसे हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इसे जाना जाता है और इसे शुरू किया गया था 1848 में। और इसके अंतर्गत हमारे देश के ऐसे भाग जो कि ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर नहीं आते थे और वहाँ पर कोई भी वारिस नहीं होता था, तो उसको यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता था और इसी को कहते हैं हड़प की नीति। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। असम में जो डिगबोई है वह हमारे देश की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है। ध्यान रखिएगा 1866 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर एक प्रश्न था कि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसके लिए कार्य करता है डायनेमो। क्या होता है? डायनेमो। और डायनेमो के लिए जो प्रिंसिपल है उसकी खोज की गई थी माइकल फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल फैराडे के द्वारा। यहाँ पर डायनेमो जिस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है उसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधित थे श्रीरंगपट्टनम से। किससे? श्रीरंगपट्टनम में इनकी डेथ हुई थी, तो ये स्थान आपके ऑप्शन में दिया गया था। टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो मैसूर किंगडम के ये शासक रहे हैं और 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। डेथ की बात करते हैं तो 1799 में इनकी डेथ हुई थी। तो चलिए कमेंट में आप जरा ये बताइएगा कि किस युद्ध के बाद में इनकी डेथ हुई थी। एक प्रश्न पूछा गया था कि स्किन कैंसर किस कारण से होता है? तो अगर हम लोग स्किन कैंसर की बात करते हैं तो जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि सूर्य से आती हैं उसके कारण होता है स्किन कैंसर। और आपको ध्यान रखना है हमारे वायुमंडल में होती है ओजोन लेयर जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। फिर एक प्रश्न था कि इनमें से किस रंग में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वह सबसे ज़्यादा होती है? तो याद होगा आपको इससे पहले पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह किस रे में सबसे कम होती है? तो उस समय मैंने आपको बताया था ग्रीन कलर के बारे में और उसी समय मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा रेड कलर होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वह सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल इसका सही उत्तर होगा। सबसे कम वाला भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है हरा कलर, यानी कि जो हरे रंग की लाइट होती है उसमें आपके फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे कम होती है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि बुक्का राय प्रथम के द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो बुक्का राय या फिर हम लोग हरिहर की बात करते हैं तो इन दोनों भाइयों के द्वारा 1336 में, कब? 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी आपको मिलेगी हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में इसकी राजधानी थी, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न था कि UEFA चैंपियन लीग किस रीजन में होता है? अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या यही था? नीचे आप कमेंट में बताइएगा। कुछ लोगों ने कहा था शहर में, तो शहर इसके बदलते रहते हैं। फिलहाल अगर हम लोग UEFA चैंपियन लीग की बात करते हैं यानी कि यूरोपियन यूनियन ऑफ यूरोपियन फेडरेशन एसोसिएशन, ये फुटबॉल एसोसिएशन, तो ये जो आपका लीग है ये होता है यूरोप में। तो फुटबॉल का यह एक टूर्नामेंट होता है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा बार इसको रियल मैड्रिड ने जीता हुआ है 13 बार। और अगर हम लोग 2019-20 के चैंपियन की बात करते हैं तो वो आपका है बायर्न म्यूनिख। तो ये सारी डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। विजेता का नाम इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से पहले शिफ्ट में जो 27 प्रश्न मुझे मिले हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो बचे हुए प्रश्न हैं वह भी नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं जिससे मैं आपके लिए उनको PDF में इंक्लूड कर सकूं। और लाइव क्लास की जो लिंक है वह आपको नीचे दी गई है, तो उसमें आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार मैं भी लाइव क्लास करने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें शामिल जरूर हों। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।